अगर आपने कोई बाय ट्रेंड कैच कर लिया है तो तसल्ली से बैठिए, क्योंकि जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक ये बाय ट्रेंड बना रहेगा। ये मैं बोलूं, जहां पर स्मार्ट मनी एंटर करती है उसको कहते हैं, और जहां पर आपके और मेरे जैसे रिटेल पार्टिसिपेंट्स एंटर करते हैं उसको कहते हैं। जो ज्यादा फॉलो की जाने वाली 6 assumptions हैं, मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हमने इस चैनल पे बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं। हमने ऑप्शंस की बात करी है, पीसीआर की बात करी है, ओआई की बात करी है, टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करी है, बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की बात करी है, और आपने बहुत सारे पॉडकास्ट या उसके स्निपेट्स भी आपने हमारे चैनल पे देखे होंगे। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा टॉपिक है जो इन सारी चीजों का सबसे बड़ा बेस है। एक ऐसा टॉपिक है जो इन सारे टॉपिक्स की फाउंडेशन है। रादर मैं बोलूं कि एक ऐसा टॉपिक है या एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पिछले 140 साल से टेक्निकल एनालिसिस को ड्राइव कर रहा है, वो है डाउ थ्योरी। दोस्तों, ये वीडियो डेडिकेटेड है डाउ थ्योरी को। दोस्तों, वैसे तो डाउ थ्योरी की बहुत सारी एजम्पशंस है जिसके बेसिस पे पूरी डाउ थ्योरी टिकी हुई है, लेकिन उनमें से जो ज्यादा फॉलो की जाने वाली 6 एजम्पशंस हैं, मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, इनमें से भी 4 assumptions ऐसी हैं जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वो 4 assumptions आपको जाननी है तो मैं उसके लिए पार्ट 2 लेकर आ सकता हूं, तो वीडियो के एंड में पार्ट 2 डाउ थ्योरी मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसका पार्ट 2 वीडियो भी लेकर आऊंगा। लेकिन दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें मैं जो assumption डिस्कस कर रहा हूं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट assumption है। वो बता रहा है कि पार्ट 2 वाली जो assumptions है वो ज्यादा प्रैक्टिकल है, जो आज वाली assumption है वो ज्यादा थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल इन द सेंस वो आपको ब्रॉडर व्यू पता करने में मदद करती है, वो आपको ब्रॉडर आइडिया लेने में मदद करती है, और जो बाकी 4 assumptions है जो मैं बाद में डिस्कस करना चाहता हूं, वो वाली assumption जो है वो आपको ट्रेड करने में मदद करती है। खैर एनीवेज, अगर आपको पार्ट 2 चाहिए होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पार्ट 2 डाउ थ्योरी लिख दीजिएगा, मैं वो वाली वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन अभी मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं पार्ट 1 के बारे में, यानी इस वीडियो के बारे में, और मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कुछ 10-15 assumption में से 6 इंपॉर्टेंट assumptions। दोस्तों, डाउ थ्योरी की पहली assumption बेस्ड है एक ऐसे थॉट प्रोसेस पे जो डाउ से भी पहले आ चुका था। आपको मालूम ही है कि न्यूटन की थ्योरी तो बहुत पुरानी है। न्यूटन ने एक बात बोली थी, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यूज टू बी इन मोशन अनलेस अंटिल सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो डाउ थ्योरी के आने से पहले कोई ट्रेंड एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन डाउ थ्योरी के आने के बाद जो ट्रेंड आया या ट्रेंड की डेफिनेशन आई, वहां पर चार्ल्स एच डाउ ने ये बात भी बोली दैट अ ट्रेंड कंटिन्यूज टू बी इन द ट्रेंड, एंड एज इन अ स्टॉक और अ प्रोडक्ट और अ स्क्रिप्ट continues to be in a trade unless until some external force is applied on it। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कोई बाय ट्रेंड कैच कर लिया है तो तसल्ली से बैठिए, क्योंकि जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक ये बाय ट्रेंड बना रहेगा। सो द ट्रेंड कंटिन्यूज as long as there is no external force applied on it, and that too on the opposite side। दोस्तों, ये थी assumption नंबर 1। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई स्टॉक गिर रहा है और आप प्रॉफिट में है, आपको डर के मारे एग्जिट नहीं करना है जब तक कि वहां पे रिवर्सल ट्रेंड नहीं बनेगा। और अभी हम रिवर्सल ट्रेंड या ट्रेंड के बारे में जो डिस्कशन है, हायर हाई हायर लो, लोअर लो लोअर हाई, ये सारे ट्रेंड्स का जो डिस्कशन है ये भी हम करने वाले हैं। तो जब तक एक स्टॉक हायर हाई हायर लो फॉर्म कर रहा है, जब तक एक स्टॉक एक ट्रेंड की फॉर्म में है, वहां पर आप उसको होल्ड करके रख सकते हैं। मैं आपको इसके लाइव एग्जांपल्स भी दिखाता हूं, यहां पर देखिए, और मैं आपको हिंट भी देता हूं कि डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग ट्रेंड की डेफिनेशन क्या थी और कैसे आप ट्रेंड में बैठे रह सकते हैं। अब यहां पर देखिए, ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसमें इस स्टॉक ने एक हायर हाई हायर लो फॉर्म करना शुरू किया। जैसे ही हायर हाई हायर लो फॉर्म किया, यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो स्टॉक ने एक शूटिंग स्टार बना दिया। यहां पर ज्यादातर लोग डर के मारे बाहर निकल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, एक अप ट्रेंड जो है, जो हम यहां पर चल के बना सकते हैं, एक अप ट्रेंड जो है वो तब तक अप ट्रेंड में रह सकता है जब तक कि इसका ये जो हायर लो है ये ब्रेक ना हो जाए। तो ये जो इसका हायर लो है, जब तक ये मेंटेन्ड है तब तक आपको डरने की जरूरत नहीं है। और यहां पर देखिए, ये बना हायर हाई हायर लो, 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 हायर हाई हायर लो कंटिन्यूअसली बनता जा रहा है। और ये वाला लेवल ब्रेक होने पर आपका पहली बार हायर हाई हायर लो डेंजर में आ गया था। यहां पर आपको एग्जिट करना चाहिए था, उससे पहले आपको एग्जिट नहीं करना चाहिए था। तो जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक आपको डाउ के अकॉर्डिंग एग्जिट नहीं करना चाहिए, चाहे वो डाउनसाइड का ही फोर्स क्यों ना हो। अगर आप डाउन ट्रेंड में भी किसी स्टॉक को देखेंगे तो इट इज कंटिन्यूअसली फॉर्मिंग अ लोअर लो लोअर हाई। आप यहां पर देखिए, इट इज फॉर्मिंग अ लोअर लो लोअर हाई, अ लोअर लो लोअर हाई। जब तक कि वो हायर हाई हायर लो बनाना ना शुरू कर दे, आपको घबरा के निकलने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर देखिए, जैसे ही इसने इस वाले लेवल को ब्रेक किया,
यहां पर इसने लोअर लो लोअर हाई बनाना छोड़ दिया था, यहां पर आपको एग्जिट करना चाहिए था, उससे पहले आपको एग्जिट नहीं करना चाहिए था। तो अजम्पशन नंबर 1 कि ट्रेंड जो है वो चलता रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं आएगा, कोई ऑपोजिट फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा। इस रूल को आपको हमेशा याद रखना है। दोस्तों रूल नंबर 2 क्या कहता है, दैट द इंडाइसेस शुड ऑलवेज कंफर्म ईच अदर। देखिए चार्ल्स डाउ के टाइम पर सिर्फ 2 इंडेक्स हुआ करते थे, वो खुद भी चार्ल्स डाउ ने ही बनाए थे। वैसे आपको एक फन फैक्ट बताऊं, चार्ल्स डाउ ने कभी कोई थ्योरी दी ही नहीं थी। व्हाट? यस, चार्ल्स डाउ ने कभी कोई बुक लिखी ही नहीं थी, कभी फॉर्मली डाउ थ्योरी प्रेजेंट ही नहीं करी थी। डाउ थ्योरी उनके स्टूडेंट्स ने, रॉबर्ट रिया ने और बाकी सारे लोगों ने प्रेजेंट करी थी। चार्ल्स डाउ ने तो सिर्फ अपने नोट्स और अपने जर्नल्स लिखे थे, जिसको बुक की फॉर्म में रॉबर्ट रिया ने और उनके बाकी स्टूडेंट्स ने पब्लिश करना शुरू किया था। तो चार्ल्स डाउ के टाइम पर कभी डाउ थ्योरी आई नहीं थी, वो उनके जाने के बाद आई थी। कैसी विडंबना है ना। चलिए एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर डाउ थ्योरी का सेकंड अजम्पशन ये कहता है कि अगर आपका, जैसे उस समय पे 2 इंडेक्स एग्जिस्ट करते थे, एक था इंडस्ट्रियल और एक था ट्रांसपोर्टेशन। अगर इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस कर रही हैं तो ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं हो रहा? अगर इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस कर रही हैं तो ट्रांसपोर्टेशन भी तो होना चाहिए ना। मतलब अगर इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं तो ट्रांसपोर्टेशन को भी ग्रो करना चाहिए, और अगर इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस नहीं कर रही तो ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा है? इसका मतलब वो कोई पुराना माल ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई खास कंट्रीब्यूशन देगा नहीं, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन पहले ही हो चुका था। इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्टेशन दोनों को साथ में ऊपर जाना चाहिए था। दोस्तों आज ना तो इंडस्ट्रीज है और ना ही ट्रांसपोर्टेशन है, लेकिन आज निफ्टी है, निफ्टी बैंक है, निफ्टी आईटी है, निफ्टी फार्मा है, निफ्टी एफएमसीजी है, निफ्टी मेटल है, निफ्टी मीडिया है। नाउ द पॉइंट इज, अगर निफ्टी ऊपर जा रही है और इसमें अप्रोक्सीमेटली 38% कंट्रीब्यूशन बैंकिंग का है, तो बैंकिंग को भी साथ में ऊपर जाना चाहिए ना। अब सोचिए, अगर ये 40% कंट्रीब्यूशन वाला बैंकिंग ऊपर नहीं जा रहा और 60% वाले बाकी ऊपर जा रहे हैं, तो इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगी? या फिर ये इकोनॉमी के सही तरीके से ग्रो करने का इंडिकेशन ही नहीं है, क्योंकि आईटी अगर ग्रो कर भी रहा है तो बैंकिंग सर्विसेज के बिना कैसे ग्रो कर रहा है? और अगर इंडस्ट्रियल्स ग्रो कर रहा है, अगर सीमेंट ग्रो कर रहा है, अगर डिफेंस ग्रो कर रहा है, अगर मेटल ग्रो कर रहा है, तो बिना बैंकिंग के कैसे कर रहा है? चलिए मान लेते हैं कि निफ्टी ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर आईटी नहीं जा रहा, मीडिया नहीं जा रहा, मेटल नहीं जा रहा, फार्मा नहीं जा रहा, एफएमसीजी नहीं जा रहा, तो क्या पूरी की पूरी इकोनॉमी सिर्फ बैंकिंग के दम पे चल रही है? ये तो सस्टेनेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो बैंकिंग, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी ब्रॉडली, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एक साथ अपना ऑल टाइम हाई मारे, लेकिन ब्रॉडली सारे एक साथ जाने चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब यह है कि मार्केट्स की जो स्ट्रेंथ है वो उतनी अच्छी नहीं है। मैं आपको लाइव मार्केट का ही अभी रिसेंट एग्जांपल दिखाता हूं। यहां पर देखिए, मैं अपने इंडेक्स वाले सेक्शन में चला जाता हूं। ये मेरे सारी इंडेक्स की वॉच लिस्ट है। ये देखिए, ये निफ्टी जो है वो तो अपना ऑल टाइम हाई मार ही रही थी, निफ्टी बैंक अपना ऑल टाइम हाई मार रही थी, निफ्टी आईटी यहां पर देखिए वो तो ऑल टाइम हाई के पास नहीं थी। चलो मान लेते हैं कि निफ्टी आईटी भी तो ऊपर ही जा रही थी, बहुत ज्यादा नीचे आ गई थी, एटीएच पे नहीं भी थी लेकिन ऊपर तो जा ही रही थी। दोस्तों ये निफ्टी एफएमसीजी है अपने ऑल टाइम हाई से कोसों दूर। ये निफ्टी नेक्स्ट 50 है, अगेन अपने ऑल टाइम हाई से कई परसेंटेज दूर। अब यहां पर निफ्टी का ऊपर के लेवल पे सस्टेन करना आसान है या मुश्किल है, आप खुद जान सकते हैं। अगर निफ्टी ऊपर जाएगी तो ब्रॉडर लेवल पे सारे इंडाइसेस में स्ट्रेंथ आनी चाहिए। सिर्फ 1 या 2 या 3 इंडेक्स की वजह से स्ट्रेंथ आ रही है, इसका मतलब वो स्ट्रेंथ सस्टेनेबल नहीं। दोस्तों तीसरी assumption डाउ थ्योरी की कहती है कि मार्केट में 3 टाइप के फेजेस होते हैं। ये भी चीज हम निफ्टी के चार्ट्स के थ्रू देखेंगे। पहला होता है एक्यूमुलेशन फेज। अगर हम यहां पर वीकली चार्ट अप्लाई करें तो यहां पर इस जगह पर जब आपका कोविड के बाद से अप ट्रेंड आना शुरू हुआ था, तो यहां पर आपका एक्यूमुलेशन चल रहा था। उसके बाद आपकी पब्लिक ने भी यहां पर पार्टिसिपेट करना शुरू किया, और किसी टाइम पर, नहीं मालूम कब, लेकिन किसी टाइम पर यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन भी जरूर आएगा। तो ट्रेंड जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। पहला होता है एक्यूमुलेशन फेज, दूसरा होता है पब्लिक का पार्टिसिपेशन, और तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन फेज पे स्मार्ट मनी एंटर करती है, या मैं बोलूं जहां पर स्मार्ट मनी एंटर करती है उसको एक्यूमुलेशन फेज कहते हैं, और जहां पर आपके और मेरे जैसे रिटेल पार्टिसिपेंट्स एंटर करते हैं उसको पब्लिक पार्टिसिपेशन कहते हैं। ये एरिया शार्प तो बहुत होता है, लेकिन ज्यादातर पब्लिक एंड में एंटर करती है, और यहीं से शुरू होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और यहीं पर आपकी सारी रैलीज इवेंचुअली खत्म हो जाती है। वो चाहे क्रूड ऑयल की हो, सिल्वर की हो, गोल्ड की हो, कॉपर की हो, निफ्टी की हो, बैंक निफ्टी की हो, या फिर किसी भी स्टॉक। तो दोस्तों ये हुए आपके 3 assumptions। अब चौथा assumption जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी मार्केट ऊपर जा रही है देन वॉल्यूम मस्ट कंफर्म। अगर वॉल्यूम कंफर्म नहीं कर रहा है, मतलब जो भी मार्केट यहां से ऊपर जा रही है वो सस्टेनेबल नहीं है। मैं मार्केट के अंदर सिल्वर की बात करूं, गोल्ड की बात करूं, निफ्टी की बात करूं, कॉपर की बात करूं, क्रूड की बात करूं, बैंक निफ्टी की बात करूं, या फिर रिलायंस, टीसीएस, एचसीएल, इन्फोसिस, किसी भी स्टॉक की बात करें, किसी भी स्टॉक के अंदर अगर वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा तो आपकी मार्केट्स कभी भी ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर सकती है। दोस्तों पांचवी assumption ये कहती है दैट द मार्केट मैनिपुलेशन, ब्रॉडर लेवल पर मार्केट को मैनिपुलेट करना इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क।
पास, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन होती है। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस एग्जिस्ट करती है, तो चाहे वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म में करे, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में करे या फिर वीक फॉर्म में करे, लेकिन आपकी मार्केट्स में ब्रॉडली सबके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। ये बात आज से 150 साल पहले चार्ल्स डाउ ने कही थी और आज ये बात ज्यादा सच हो रही है, क्योंकि आज की डेट में सारी इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट सबके पास अवेलेबल है। इसका मतलब ये नहीं कि इनसाइडर ट्रेडिंग होती नहीं है, इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। लेकिन दोस्तों, आपने कभी सुना है गोल्ड में इनसाइडर ट्रेडिंग होना, सिल्वर में होना, क्रूड ऑयल में होना, निफ्टी में होना या किसी भी और बड़ी कंपनी के शेयर में होना? दोस्तों, इनसाइडर ट्रेडिंग छोटी कंपनीज में तो हो सकती है, क्योंकि वहां पर इंफॉर्मेशन एसिमेट्रिक फॉर्म में अवेलेबल होती है। जहां पर इंफॉर्मेशन सिमेट्रिक फॉर्म में अवेलेबल है, वहां पर मार्केट को मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। एंड दोस्तों, लास्ट अजम्पशन और उसके बाद वाली जो अजम्पशंस है वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ, जिसमें से जो छठी अजम्पशन है वो आपको बता दूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अजम्पशन है और आई वुड से मेरे लिए डाउ थ्योरी की ये सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। वो ये है दैट द मार्केट डिस्काउंट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। क्योंकि इनसाइडर की फॉर्म में नहीं, लेकिन नॉलेज की फॉर्म में, रिसर्च की फॉर्म में आपके पास कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हो सकती है। सोचिए, आपका घर मारुति के प्लांट के सामने है, तो मारुति कितनी गाड़ियां बेच रहा है वो आपको पता है। अब इनसाइडर नहीं है, आप मार्केट को मैनिपुलेट नहीं कर रहे, लेकिन इंफॉर्मेशन आपके पास है और मुझसे पहले ये इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच चुकी है। इसीलिए आप यहां पर मेरे से पहले मार्केट में बैठ जाएंगे और प्राइसेस जब ऊपर जाना शुरू कर देंगे किसी कारण की वजह से, मे बी डिलीवरी ज्यादा हो रही है, मे बी गेट पासेस ज्यादा इशू हो रहे हैं, मे बी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, आपके पास ये इंफॉर्मेशन पहले पहुंचेगी कंपेयर टू मी, और इसीलिए आप यहां पर लीड कर जाएंगे। एंड दिस इज व्हाई वी से दैट द मार्केट डिस्काउंट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। आपको लग सकता है कि पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। मार्केट मैनिपुलेशन की बात नहीं कर रहे, हम इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, हम रिसर्च की बात कर रहे हैं। सोचिए, सिक्स्थ अजम्पशन की अगर हम बात करें, अगर आप शुगर के एनालिस्ट हैं या आपके घर के पास कोई ऑटो का एनालिस्ट रहता है जो कि ऑटो सेक्टर में पिछले 20 साल से रिसर्च कर रहा है, उसको पता है सीजनैलिटी क्या होती है, वो आपको नहीं पता, इसे मैनिपुलेशन नहीं बोलेंगे। लेकिन मार्केट स्टिल हमारे छठे वाले, हमारे सिक्स्थ वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग सब कुछ डिस्काउंट कर चुकी होगी। तो दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपके साथ 4 एजम्पशन डिस्कस करने वाला हूं, कुछ सेम और कुछ अलग, लेकिन विद प्रैक्टिकल एग्जांपल, कैसे ये सारी चीजें मैटर करती हैं। क्यों क्लोजिंग प्राइस इज कॉल्ड द गॉड ऑफ ऑल द प्राइसेस? क्यों, कैसे पता लगाया जाए कि मार्केट किसी इवेंट को डिस्काउंट कर रही है, नहीं कर रही है? ये सारी बातें हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको अगली वीडियो और डिटेल में चाहिए तो कमेंट्स में पार्ट 2 डाउ थ्योरी लिख दीजिएगा, मैं बहुत जल्दी इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।